वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 19 फरवरी और आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हम उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ में जितना भी आप लोगों ने पिछला सब कुछ पढ़ा हुआ है उसके बारे में भी देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज भी करेंगे, है ना। और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर्स के वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में नक्शा पहल का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। तो पहली चीज तो ये कि ये नक्शा पहल क्या है ना, और इसका जो शुभारंभ किया गया है वो किस राज्य में किया गया। तो नक्शा पहल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका शुभारंभ ना मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के अंदर रायसेन में। क्या याद रखना है आपको? रायसेन जो है ये आपको ध्यान रखना है, रायसेन में इसकी शुरुआत की गई है। और साथ ही साथ किसने? तो शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की है। किसने? शिवराज सिंह चौहान ने। अच्छा, अभी ये यहाँ मध्य प्रदेश के रायसेन में शुरू किया गया है ना, बाद में ये देश के अलग अलग जगहों पे जितने अलग अलग शहर है वहां पे भी इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के रायसेन में शिवराज सिंह चौहान ने की है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, ये है क्या चीज, ये नक्शा पहल जो है क्या है। अगर नक्शा की हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका हिंदी में क्या होता है? राष्ट्रीय भू स्थानीय ज्ञान आधारित शहरी पर्यावास भू सर्वेक्षण। बात करें तो ये जो कार्यक्रम है नक्शा कार्यक्रम, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि आपके घर का परफेक्ट नक्शा, आपकी जमीन का व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड होगा। यानी भू सूचना में सटीकता, भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो भी शहरी भूमि है उसकी सही पहचान करना और डिजिटल रिकॉर्ड रखना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पांचवा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमेडो का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक युद्ध अभ्यास है जिसका नाम क्या है? कोमेडो। कोमोडो की बात करें तो इस बार इसका संस्करण कौन सा है? तो पांचवा संस्करण है। संस्करण जरूर ध्यान रखिएगा। इसका जो आयोजन अभी किया जा रहा है वो इंडोनेशिया में किया जा रहा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। कब से कब तक इसका आयोजन किया जा रहा है? तो 16 फरवरी को अभी शुरू हुआ है, 22 फरवरी तक ये चलने वाला है। इसके अंदर 15 से अधिक देशों के 30 से अधिक जहाज भाग लेने वाले हैं, है ना। विषय क्या है इस युद्ध अभ्यास का? तो इस युद्ध अभ्यास का विषय है शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी। इसके अंदर आपको ये जो 30 से अधिक जहाज है इसमें एक जहाज का नाम आपको ध्यान रखना है, INS सतपूर्णा। INS सतपूर्णा जो है ये हमारे भारत का जहाज है जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। समझ में आया? कल ही आपने एक युद्ध अभ्यास पढ़ा था धर्म गार्जियन, जो भारत और जापान के बीच हुआ था, याद है? 6वां संस्करण था किसका? धर्म गार्जियन का, जो किसके बीच में था? तो आपको ध्यान रखना है ये भारत और जापान के बीच में आयोजित किया गया था। ये कल आपने पढ़ा था। आज आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया में आयोजित इस युद्ध अभ्यास के बारे में। और ये बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बहुपक्षीय का मतलब जिसमें दो या दो से अधिक जो देश है वो भाग लेते हैं। ठीक है, दो से अधिक देशों के जो पार्टिसिपेट करने वाले जो देश होते हैं उनको बहुपक्षीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें। दरअसल ये जो आप पूरी लाइन देख रहे हैं ना, विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें, ये एक अभियान का नाम है। ये जो है ये एक अभियान का नाम है और पूछा जा रहा है कि इस अभियान को शुरू किसने किया है। इस अभियान को शुरू किया है यूनेस्को ने। किसने शुरू किया है? यूनेस्को ने। अच्छा, उद्देश्य क्या है इस अभियान का? तो इस अभियान का छोटा सा एक उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि विज्ञान में महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देना। किसके? महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देना विज्ञान में, और वैज्ञानिक क्षेत्र में लैंगिक अंतर को दूर करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है जो कि आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, 11 फरवरी। दरअसल 11 फरवरी को एक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ये जो दिवस है, इसी दिवस की 10वीं वर्षगांठ पर इस अभियान को शुरू किया गया है। ये जो अभी 11 फरवरी को जो दिवस मनाया गया है, इसी की 10वीं वर्षगांठ पर, 10th एनिवर्सरी पर इस अभियान को शुरू किया गया है।
और किसके द्वारा किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है, जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो पेरिस के अंदर है। पेरिस कहाँ पर? फ्रांस में स्थित है। इसके जो हेड हैं वो कौन है? ऑड्रे अजोले जो है वर्तमान में यूनेस्को के हेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में जो है किस देश में किया गया है? तो तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण जो है ये अभी फिलीपींस में किया गया। कहां पर किया गया है? फिलीपींस। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। समझ में आया? अच्छा, ये जो प्रतिमा है एक बार इमेज देखिए। ये थिरुवल्लुवर की प्रतिमा है, जो कि क्या है? तमिल कवि और दार्शनिक है ना। और इस प्रतिमा का जो अनावरण किया है वो किसने किया है? हर्ष कुमार जैन ने किया है, जो कि भारतीय राजदूत है। और अभी फिलीपींस में भारतीय राजदूत जो नए नियुक्त हुए थे वो हर्ष कुमार जैन ही नियुक्त हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने इसका अनावरण किया है कहां पर? तो फिलीपींस में। अब यहीं पे ना एक और इम्पोर्टेंट चीज को ध्यान रखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको कोई भी। दरअसल अभी ना एक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण मार्च 2024 में किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्रांस के अंदर। फ्रांस के सेर्गी में भी तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और वो कौन, मतलब किसने किया था? तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कहां पर? फ्रांस में। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं फिलीपींस की, किसकी बात कर रहे हैं? फिलीपींस की। तो फिलीपींस से अभी ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अभी भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने की बात किसने कही है? तो आपको ध्यान रखना है कौन खरीदेगा? तो 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली जो है वो फिलीपींस खरीदेगा भारत से। वहीं पे अगर आपको याद हो तो अभी हाल ही में भारत से ब्रह्मोस किसने खरीदा था? तो फिलीपींस ने ब्रह्मोस भी खरीदा था, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला इसकी राजधानी है, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय वाला। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक में है। और मनीला फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। यहाँ की करेंसी की बात करें तो पेसो यहाँ की क्या है? करेंसी है, मुद्रा है। और राष्ट्रपति की बात करें तो बोंग बोंग मार्कोस यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पहली बार एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? यानी पहली बार किसने जीता है इसको? तो इंडोनेशिया ने पहली बार इस खिताब को जीता है। किसने? इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया जो है उसने पहली बार एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन जो चैंपियनशिप है इसका खिताब जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो ध्यान रखिएगा, चीन को हरा करके जीता है। कितने से चीन को हराया है? तो 3-1 पॉइंट आपको ध्यान रखना। 3-1 से इंडोनेशिया ने चीन को हराया और ये खिताब अपने नाम किया। और इंडोनेशिया ने इसको पहली बार जीता है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कीजिएगा। और इस क्वेश्चन के साथ ना मैं आपको बहुत ही मोस्ट पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इसके साथ जो भी स्टैटिक जीके का मैं पॉइंट बताने वाला हूं वो भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, इसकी बात कर रहे हैं, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? पहली बात तो ये भी ध्यान रखिएगा कितने नंबर के? तो 26वें नंबर के। बात करें तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार, जो कि पहले चुनाव आयुक्त थे, अब वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। किसकी जगह ली है इन्होंने? राजीव कुमार की जगह ली है। राजीव कुमार 25वें नंबर के थे, अब ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के बने हैं। ज्ञानेश कुमार की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपको ध्यान रखना है, ये आप इमेज में किसको देख रहे हैं? ज्ञानेश कुमार को देख रहे हैं। दरअसल ये 1988 बैच के, कौन से बैच के? 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर हैं। और इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो 26 जनवरी 2029 तक इनका क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है।
आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करता है। समझ में आया? फिर यहीं पे अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ पे ना एक कॉम्बिनेशन चलता है 1+2 का। ये 1+2 का कॉम्बिनेशन क्या है कि भारत में 3 चुनाव आयुक्त होंगे, जिसमें से एक जो होगा वो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और 2 जो होंगे वो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। यानी 2 तो चुनाव आयुक्त होंगे ही होंगे, लेकिन एक आपको मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी टोटल 3 चुनाव आयुक्त यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक होगा मुख्य। अब हुआ क्या है, ये जो चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार रिटायर हुए हैं, है ना, 18 फरवरी को, और 18 फरवरी को इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये वाला एक पोस्ट खाली हो गया। तो जब ये ज्ञानेश कुमार जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गए, तो एक और नई वैकेंसी यहाँ पर जो रिक्त हुई थी उसको किसने भरा है, तो विवेक जोशी। आपको ध्यान रखिएगा, ये नए चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, ये नए चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, जो इनकी जगह खाली हुई थी वहां पर ये आए हैं। और जो दूसरे वाले चुनाव आयुक्त हैं वो सुखविंदर सिंह है। तो यहाँ पे 2 चुनाव आयुक्त, कौन, विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हुआ है। मैंने आपको 1 या 2 फरवरी के आसपास मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था निधन वाले क्वेश्चन में, कि अभी ना हाल ही में 16वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हुआ है। उनका नाम बताना है आपको। तो उनका नाम क्या है, नवीन चावला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस दिन भी मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बार बार कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीन चावला का नाम आपको ध्यान रखना है। 2009 से लेकर के 10 तक ये मतलब क्या थे, ये थे आपके मुख्य चुनाव आयुक्त। ये 16वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है, और इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट। और अभी ये 16वें नंबर के निधन हुए, 26वें का अभी नियुक्ति हुई है। बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। भारतीय निर्वाचन आयोग, देखिए भारत के संविधान की बात करें तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान के अंदर भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 324 से 329 तक। बात करें अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है, तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई है। ये डेट याद रखिएगा, ये डेट कई बार पूछी गई है। और इसकी स्थापना 25 जनवरी को होती है, इसीलिए हर साल 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अब कौन हो गए हैं, ज्ञानेश कुमार हो गए हैं। राजीव कुमार की इन्होंने जगह ली है, ये 26वें नंबर के हैं। फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त में एक विवेक जोशी का नाम ध्यान रखिएगा, ये न्यू अपॉइंटमेंट है। और एक सुखबीर सिंह संधू, ये तो पुराने वाले ही हैं, तो आपको याद ही होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जाए, क्योंकि एग्जाम के अंदर एसएससी में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तो रमा देवी का नाम आपको ध्यान रखना है। ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से यहाँ पर आपको याद रखना है। इन सभी पॉइंट के ऊपर 4-4 5-5 बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, रट लीजिएगा इसको पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विमला बहुगुणा का निधन हो गया है, उनका संबंध किस आंदोलन से था, तो विमला बहुगुणा का जो संबंध है वो चिपको आंदोलन से था। चिपको आंदोलन आपने पढ़ा होगा। चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन जो पेड़ों के संरक्षण के लिए था, याद आ रहा किसी को, पेड़ों के संरक्षण के लिए, है ना, पेड़ों के संरक्षण के लिए। अभी आपको याद आ जाएगा जब आप इनके पति का नाम सुनेंगे, ध्यान से देखिएगा। बात करें यहाँ पर तो सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी थी, याद आया, सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी थी। ये आप सुंदरलाल बहुगुणा को देख रहे हैं, और ये उनकी पत्नी विमला बहुगुणा है ना। 93 वर्ष की आयु में इनका निधन होता है विमला बहुगुणा का। 1973 में उत्तराखंड में चमोली में चिपको आंदोलन में अपने पति का इन्होंने क्या दिया था, साथ दिया था। ठीक है, और वहीं पे आपको ध्यान रखना है कि 1953 से 1955 के बीच बिहार में भूदान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1990 के दशक में नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी महिलाओं को प्रेरित किया था, हजारों महिलाओं को प्रेरित किया था। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था,
नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था, नर्मदा पर बनने वाले बांधों की श्रृंखला जो थी उसके निर्माण को रोकने के लिए ये आंदोलन चला था। ठीक है, इसे टिहरी बांध आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है ना। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है विनोबा भावे ने। इसने तो भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? विनोबा भावे ने की। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की? मेधा पाटेकर का नाम आपको ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मेधा पाटेकर। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार कौन जीता है? यहाँ पर देखिए, एक आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक मुंबई के अंदर ना एक ताजमहल पैलेस में आयोजित किया गया था ये स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? यानी ये वाला जो पुरस्कार दिया गया स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर, ये दिया गया है पीआर श्रीजेश को, है ना, और मनु भाकर को। पीआर श्रीजेश यानी कि हॉकी प्लेयर हैं, मनु भाकर जो कि आपके शूटिंग की प्लेयर है, निशानेबाजी इनका खेल है। और यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर है, तो मनु भाकर जो है ये महिला कैटेगरी में, ठीक है, और जो ये पीआर श्रीजेश हैं ये आपको ध्यान रखना है पुरुष कैटेगरी में इन्होंने ये खिताब हासिल किया है। अब यहाँ पे ना हुआ क्या था, ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्पोर्ट एसएस अवार्ड 2025 है, इसका आयोजन ना मुंबई में किया गया है ना, जो ताजमहल पैलेस होटल है ना उसी के अंदर। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस अवार्ड शो में ना बहुत से अवार्ड्स दिए गए हैं, बहुत से अवार्ड्स दिए गए हैं अलग अलग लोगों को, जिसमें भारत के शीर्ष खेल प्रतिभाओं को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। किसके अंदर? स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड के अंदर। कहां पर? मुंबई के ताज पैलेस में। अब यहाँ पे ना कौन कौन से अवार्ड इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात करते। देखिए, अवार्ड्स तो ना 15 से 20 दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है कि एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हम देखेंगे। इस अवार्ड शो के अंदर स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर की बात करें तो स्वप्निल कुसाले का नाम आपको ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर की बात करें ओलंपिक खेल में तो ये मनु भाकर का नाम ध्यान रखें। देखिए, मनु भाकर जो हैं और पीआर श्रीजेश, इनको स्पोर्ट्स स्टार का अवार्ड दिया गया है, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर, और यहाँ पे स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर भी ध्यान रखिएगा, मनु भाकर है, दोनों अवार्ड इनके नाम गया है। कोच ऑफ द ईयर की बात करें तो जसपाल राणा जो कि निशानेबाजी के कोच हैं, इनको अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड समारोह के अंदर वर्ष की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय टीम किसको मतलब बताया गया है, तो भारतीय महिला और पुरुष जो शतरंज टीम है, यानी कि जो चेस की टीम है, उसको दिया गया है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश, खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार रिलायंस को, खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी की बात करें तो कलिंगा इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को अवार्ड दिया गया। विशेष मान्यता गेम चेंजर पुरस्कार के अंदर जय शाह को पुरस्कार मिला है। तो आप ना स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स मैन और वुमेन ऑफ द ईयर और कोच ऑफ द ईयर, ये आपको ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो और भी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। पीडीएफ आपको ना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ जो है एज इट इज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप क्या कीजिएगा, वहां पे जाके इस पीडीएफ को रख लीजिएगा अपने पास, देखने में काम आएगा, और या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा। एक दो बार आप देखेंगे ना दिन में तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच जो है ये पर्यावरण थिंक टैंक है। इसकी एक हाल ही में सूची जारी की गई है, रैंकिंग यानी सूचकांक जारी किया गया है। नाम क्या है उसका? जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। इसमें भारत कौन से स्थान पर है पूछा जा रहा है। पहली चीज तो ये सूचकांक है क्या चीज, तो जलवायु जोखिम सूचकांक, यानी जोखिम से ही आपको पता चल जा रहा है कि कौन से देश को ना जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा मतलब जोखिम है या सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब जलवायु परिवर्तन से क्या होगा? बाढ़ आएगा, सूखा आएगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो बाढ़ की संभावना हो जाएगी, है ना, और नदियों के अंदर पानी बढ़ेगा तो बाढ़ आ जाएगा, कहीं पे पानी की कमी हो जाएगी तो सूखा हो जाएगा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग होगी, बहुत सी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो जर्मन वॉच की जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में जो भारत है वो आपको ध्यान रखना है, भारत 6वें स्थान पर है, नंबर 6 पर।
है ना। अगर हम बात करें टॉप 3 के अंदर, तो आपको डोमिनिका ध्यान रखना है, दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे होंडुरस है। डोमिनिका जो है वो पहले नंबर पे है इस जलवायु जोखिम सूचकांक के अंदर। समझ में आया। और भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत 6वें नंबर पे है। एक और क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चीन की एआई कंपनी जिसका नाम क्या है, डीप सिक, के ऐप को किस देश ने बैन किया है? तो अभी ना चीन की जो एआई कंपनी डीप सिक है, इसके ऐप को दक्षिण कोरिया ने बैन किया है। ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए, दक्षिण कोरिया को डर है कि चीन उसके डेटा को ना डीप सिक के माध्यम से खींच लेगा, और जब तक उसको ऐसा लगता है तब तक दक्षिण कोरिया क्या कर रहा है, अनुमति नहीं देगा, है ना। दक्षिण कोरिया ने बोला तब तक मैं अनुमति नहीं दूंगा। तो दक्षिण कोरिया का डाटा सुरक्षा आयोग चाहता है कि जो डीप सिक कोरियाई मतलब गोपनीयता के कानूनों का ना पालन करे, तब हम इसको अनुमति देने के बारे में सोचेंगे, और इसने भी इसके ऊपर बैन कर दिया है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इससे पहले इटली और ऑस्ट्रेलिया ने भी बैन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। सेम वही चीज, डेटा की गोपनीयता। तो इटली और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको इसके पहले बैन किया था, बैन लगाया था इसके ऊपर, और अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया ने। ये डीप सिक एआई जो है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब इसने लॉन्च किया था कि डीप सिक एआई कंपनी की स्थापना जो है वो किसने की है, लियांग वेनफेंग ने की है। और कहाँ पर? चीन में, चीन के हांगझोउ में इसका मुख्यालय है। समझ में आया। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ की डोकरा कलाकृतियों को उपहार में दिया है? तो है ना, आप में से सभी लोगों ने जो आंसर बताया था वो बिल्कुल सही बताया था, फ्रांस ने। और आप लोगों ने राष्ट्रपति का नाम भी बताया था, राष्ट्रपति का नाम क्या था? इमैनुअल मैक्रोन, है ना। तो सबके आंसर जो है बिल्कुल सही थे। कुछ बच्चों ने है ना ये तो बताया था कि फ्रांस आपका आंसर सही है, लेकिन राष्ट्रपति का नाम नहीं बताया था। बाकी बहुत से ऐसे थे जिन्होंने इसका नाम भी बताया और राष्ट्रपति का भी नाम बताया। ठीक है, सबके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। और आज आप लोगों के लिए छोटा सा क्वेश्चन ये है कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको बताना है कि इसके हेड कौन बने हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है, तो उपाध्यक्ष के बारे में भी बताइएगा, है ना। पीडीएफ जो है मैंने फिर कहा आपसे कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। न्यूज़पेपर की कटिंग्स जो होती है इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, मैं वहां पर अपलोड करता रहता हूँ, और भी बहुत सी चीज आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और हाँ, इस वीडियो के ऊपर जो लाइक का टारगेट रखा है मैंने, मात्र 100 लाइक का टारगेट रखा है। आपको वीडियो पसंद आया ना तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, इससे क्या है ना, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।